Good morning, all. Today, the lecture is Regulatory Mechanisms in GIT. So, we know that ingestion of food initiates multiple endocrine, neural, and paracrine responses in the GIT. Endocrine, neural, and paracrine mechanisms, they all, in one way or the other, contribute to digestion, and all these include a sensor and a transmitter process. Now we are going to study these three type of responses: endocrine, paracrine, and neural mechanisms, which contribute in the digestion in detail. So let's read the first slide. That functions of GIT are regulated by peptides or the mediators released from nerves. So the regulatory mechanisms need a trigger which will initiate the entire process. So these peptides or the things which release from the nerve, they initiate these responses. Now GIT peptides are divided into endocrines, paracrines and न्यूरोक्राइंस. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कैसे अपने टारगेट टिश्यू पे डिलीवर हो रहे हैं. एज यू नो कि एंडोक्राइन mechanism is something which is poured into the blood, is ductless and reaches the target cell via the blood stream. पैराक्राइन ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें कि जो रेगुलेटरी पेप्टाइड्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिलीवर होते हैं और वहीं से वो डिफ्यूज़ होकर अपने टारगेट टिश्यू के पास चले जाते हैं. न्यूरोक्राइंस आर नथिंग बट द न्यूरोट्रांसमीटर्स. किसी भी वजह से नर्व स्टिमुलेट हुई और उसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करा. ये न्यूरोट्रांसमीटर गया और टारगेट सेल को इसने इस पे एक्ट करा और टारगेट सेल ने अपना चाहे सिक्रीशन प्रोड्यूस करा, चाहे मोटिलिटी एग्जिबिट करी, तो उसने वो एक्शन डिस्प्ले करा. सो द GIT पेप्टाइड्स आर डिवाइडेड इनटू एंडोक्राइन, पैराक्राइन एंड न्यूरोक्राइन. नाउ लेट्स सी अ डायग्राम. ये देखिए स्क्रीन पे आपका जो स्लाइड नंबर 5 है उसमें एंडोक्राइन रेगुलेशन दिखा रहे हैं. यू कैन सी द पर्पल वन इज़ अ टारगेट सेल एंड दिस इज़ द एंटीरो एंडोक्राइन सेल. एंटीरो का मतलब GIT से रिलेटेड है, एंडोक्राइन सेल यू नो. तो एंटीरो एंडोक्राइन सेल, जिसको हम शॉर्ट में EEC बोलेंगे, ये सेंसर सेल भी है. जैसे ही स्टिमुलस आया, इस EEC ने हार्मोन्स रिलीज़ करे ब्लड स्ट्रीम में एंड वाया द ब्लड स्ट्रीम दे रीच द टारगेट सेल. नाउ दिस टारगेट सेल विल प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और 2-3 क्लासेस के बाद हम ये सब पढ़ेंगे भी. द गैस्ट्रिन इज़ रिलीज फ्रॉम द G सेल. तो गैस्ट्रिन क्या हुआ? हार्मोन हुआ. और G सेल क्या हुआ? एंटीरो एंडोक्राइन सेल हुआ. It reaches the parietal cell via the blood stream on the target cell. और टारगेट सेल कौन सा है यहाँ पे? parietal cell है, which is present in the gastric gland of the stomach. तो गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज़ हुआ? एंटीरो एंडोक्राइन सेल, जिसका नाम है G सेल, वहाँ से रिलीज़ हुआ. गैस्ट्रिन पोर हुआ ब्लड स्ट्रीम में, पहुँचा कहाँ? टारगेट सेल पे. टारगेट सेल कौन सा है? पैराइटल सेल है. और पैराइटल सेल ने फिर क्या फाइनली एक्शन एग्जिबिट करा? इट्स लेड टू द रिलीज ऑफ HIN, मतलब HCl का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. सो नाउ लेट्स रीड आउट द एंडोक्राइन स्लाइड. कि these are also known as hormones released into the general circulation from the enteroendocrine cell and reaches the target tissue. Target tissue have receptors specific for each hormone and endocrine. So by now you must be knowing कि हर हार्मोन के लिए एक रिसेप्टर होता है. वो एड्रेस स्पेसिफिक होते हैं, जहाँ उनका रिसेप्टर होगा वहीं बाइंड करेंगे. एंड एज सून एज द हार्मोन locates its receptor on the target cell, it binds to the target tissue and exhibits the action. Then comes the paracrine. Now you can see these are the ये रेड जो राइट और लेफ्ट में है ये टारगेट सेल्स हैं, और जो बीच वाला है
दैट इज़ द सेंसिंग सेल। सेंसिंग सेल ने पता लगाया, ठीक है, कि स्टिमुलस आया एंड इट रिलीज इट्स प्रोडक्ट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। वहीं ये डिफ्यूज़ होके टारगेट सेल के पास चले गए। कोई कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल रिलीज हुआ सब्सटेंस का और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाके डिफ्यूज़ होके टारगेट सेल पे जाके बाइंड कर गए। So they does not enter the blood circulation, and these paracrines are distributed throughout the GIT, and they diffuse through extracellular space to their target tissues. अब इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, दैट एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल होता है, अगेन इट इज़ प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। तो ECL पे जब हिस्टामिन एक्ट करता है, ECL निकला, ECL से निकला हिस्टामिन, और हिस्टामिन गया और टारगेट सेल कौन है यहाँ पे, फिर पैराइटल सेल है। तो हिस्टामिन गया और टारगेट सेल पे उसने बाइंड करा और इट कॉजेज द रिलीज ऑफ एचाइन। तो अगर आप गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखोगे जब हम पढ़ेंगे, तो ये ECL और पैराइटल सेल पड़ोसी पड़ोसी होते हैं, बिल्कुल अगल बगल होते हैं। तो जैसे ही ECL ने सेंस करा और उसने अपना हिस्टामिन रिलीज़ करा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, तो वैसे ही डिफ्यूज़ करके गया और इट एक्टेड ऑन दी पैराइटल सेल एंड देन इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ HCl. So this is how a paracrine acts. Now let's read out the slide. Paracrines are released from enteroendocrine cells, but they diffuse through extracellular spaces to their target tissues. Their effects are limited by the short distances necessary for diffusion. Paracrine can act on the endocrine cell also. तो it can regulate the EEC. इसमें एक स्पेसिफिक बात क्या है कि ये अपने टारगेट सेल को या EEC को खुद स्टिमुलेट या इनहिबिट भी कर सकता है और इसको रेगुलेट भी कर सकता है। नाउ वी कम टू दी न्यूरोक्राइन्स। न्यूरोक्राइन्स जो हैं ये GI पेप्टाइड्स होते हैं विच आर रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स विच आर प्रेजेंट नियर द टारगेट टिश्यू एंड दे हैव टू डिफ्यूज अक्रॉस अ शॉर्ट साइनेप्टिक गैप. They can stimulate or inhibit the release of endocrines, and they are also known as the neurotransmitter. Example इसका क्या है, the smell through the smell of the food the vagus is activated. वेगस का न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, एसिटाइलकोलिन. द एसिटाइलकोलिन इज released and this acetylcholine goes and acts on the parietal cell and parietal cell secretes the HCl. फिर से बता रही हूँ कि न्यूरोक्राइन में क्या होता है कि किसी भी वजह से नर्व स्टिमुलेट हुई, आपको पता है कि स्मेल से, साइट से, थॉट से जो है गैस्ट्रिक जूसेस या सलाइवरी जूसेस सिक्रीट होते हैं. तो जैसे ही आपने फूड को स्मेल करा, वेगस स्टिमुलेट हुई, उसने अपना न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करा. दिस एसिटाइलकोलिन गोस एंड एक्ट्स ऑन दी पैराइटल सेल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl. तो HCl के ही फॉर्मेशन में हमने तीनों का एक्शन देख लिया, एंडोक्राइन का, पैराक्राइन का और न्यूरोक्राइन्स का. So if you get a short note on regulatory mechanisms in GIT, then you have to write these three mechanisms and have to quote them with this suitable example. Now in the next part of this lecture we will study about only the neural regulation of GIT. So when we talk about the neural regulation of GIT, it is actually a bit complex. You all know that GIT has its own enteric nervous system. अगर आपको याद हो, हम जब GI का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे लेयर वॉल का, तो हमने वहाँ माइंट्रिक और मिजनर्स प्लेक्सिस पढ़े थे. तो ये माइंट्रिक और मिजनर्स प्लेक्सिस जो होते हैं, दे टुगेदर फॉर्म द मिनी ब्रेन ऑफ द GIT. द माइंट्रिक प्लेक्सिस इज प्रेजेंट in the between the muscular layer and Meissner's layer is present in the submucosal area. तो ये अपना, जैसे घर में एक फ्रिज है, बड़ा फ्रिज है जो पूरे घर के लिए है, आपने अपने रूम में भी एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है विच एंटायरली केटर्स टू योर नीड.
तो दैट वे वी हैव अ नर्वस सिस्टम विच रेगुलेट्स द एंटायर बॉडी। पर जीआईटी ने अपना सेगमेंट टू सेगमेंट हर सिक्रीशन, हर मोटिलिटी को फाइनली रेगुलेट करने के लिए एक अपना पर्सनलाइज्ड नर्वस सिस्टम रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सो इट इज़ बिकॉज लोकेटेड इन द जीआईटी इटसेल्फ, इसकी सेल बॉडी सारी वहीं लोकेटेड है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द this neural regulation of GIT. So if you see that gut is mediated by two set of nerves, extrinsic and intrinsic. तो इंट्रिंसिक कौन हो गई, जो जीआईटी के अंदर ही लोकेटेड है, और जीआईटी के अंदर कौन से लोकेटेड है, दो नर्व प्लेक्सेस हैं, मिजनस प्लेक्सेस एंड माइंट्रिक प्लेक्सेस, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द मिनी ब्रेन ऑफ द जीआईटी। और जो एक्सट्रिंसिक है वो गवर्नड होता है एएनएस से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ऊपर से आती हैं, एंड दे कैन मॉड्यूलेट द फंक्शंस इन द जीआईटी। आई विल शो यू अनदर फ्लो चार्ट। You can see any stimulus which came is being sensed by the sensors, चाहे वो मैकेनिकल स्टिमुलस थी, चाहे केमिकल थी, चाहे ऑस्मो की थी, चाहे पीएच की थी, तो इसने सेंस करा और इसने एंट्रिक नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी। अब ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम विल डिसाइड कि क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होना है, क्या किसी ग्लैंड से सिक्रीशन पोर डाउन होना है, क्या ब्लड फ्लो इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है। लेकिन इन सेंसर्स ने साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन किसको और भेजी, साथ में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये देखिए एक एरो आ रहा है जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम वाले इस पे बॉक्स पे आ रहा है। तो दिस इज शोइंग कि दैट इवन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कैन इन्फ्लुएंस द एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम अपना काम कर रहा था आराम से, और वो कर भी सकता है, वो केपेबल भी है, क्योंकि इट हैज़ ह्यूज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन इट। लेकिन फिर भी इट इज़ बीइंग रेगुलेटेड बाय, गवर्न्ड बाय द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो आप एरो डाउन देख रहे हैं, ये एक्चुअली सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, जो कि मिनी ब्रेन या जीआई ब्रेन को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो आई होप दिस डायग्राम क्लियरली शोज़ यू द रिलेशन। फिर से बता रही हूँ कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम इज़ नोन एज द मिनी ब्रेन ऑफ द जीआईटी। ये अपने, क्योंकि इसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम में, तो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग बाय देमसेल्फ, बट स्टिल the stimulus which is being given to the ENS is also being forwarded to the brain and the spinal cord, and it can influence as per the requirement. अगर requirement है तो sympathetic और parasympathetic nerves अपना outflow दे देंगी। So extrinsic innervation, these are the set of nerves with cell bodies located outside the GIT. It is a part of ANS and divided into sympathetic and parasympathetic. Intrinsic innervation, also known as enteric nervous system, nerves have their cell bodies located in the gut wall, and the enteric nervous system is divided into menintric plexus and Meissner's plexus. Now, ENS can operate independently in GIT and does not require participation of spinal cord or brain. But, now this point is important, but it is still modulated by brain and spinal cord. Inputs to the ENS are sent via the extrinsic nerves. ये हमने डिस्कस कर लिया था. Now, enteric nervous system is the primary neural mechanisms that control the GI functions, and it is present in the wall of the gut from esophagus to anus. It is called as mini brains because of two reasons. क्योंकि मैंने आपको बताया 100 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, और दूसरा इसका इंडिपेंडेंट नेचर, इसके पास अपना रिफ्लेक्स सर्किट है. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आपको ऑफलाइन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर न्यूरल सर्किट सेंसर, एफरेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इफरेंट्स
और अफेक्टर्स के थ्रू वर्क करता है। सेंसर्स वो होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करते हैं। एफरेंट्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ऊपर लेके जाते हैं। देन वी हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एट द लेवल ऑफ ब्रेन विच एनालाइजेस द इनपुट एंड जनरेट्स एन आउटपुट। फिर ये आउटपुट किसके थ्रू भेजा जाता है? इफरेंट नर्व्स के थ्रू। और इफरेंट नर्व्स आती हैं अफेक्टर्स पे। अफेक्टर्स कुड बी अ मसल, कुड बी अ ग्लैंड, कुड बी अ ब्लड वेसल, और जैसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं वैसा वो एक्शन शो करता है। तो यू सी, ये जो न्यूरल रेगुलेशन है इसमें आप देखो, जो हमने ये बात करी है ना कि इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स कंप्लीट रिफ्लेक्स सर्किट, तो इसमें देखो ये जीआईटी का एक छोटा सा नर्व सेगमेंट है। ये जो येलो वाली है दीज आर द सेंसरी न्यूरॉन्स। ये जो नर्व टर्मिनल है सेंसरी न्यूरॉन के, जो ऐसे डिवाइडेड हो रहे हैं 3 उसमें, ये यहाँ पे सेंसर्स ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, चाहे पीएच चेंज हुआ, चाहे पेप्टाइड्स आए, चाहे ऑस्मोलैरिटी में कुछ चेंज हुआ, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन चेंज की एंड दे टुक इट टू द इंटरन्यूरॉन्स। Now these interneurons take the information from the sensory neuron and deliver it to the this secretomotor neuron, क्योंकि ये सिक्रीशंस भी ला सकता है और ये मोटिलिटी भी स्टार्ट करा सकता है। सो इट पास द इंफॉर्मेशन टू दिस ग्रीन वन, द सिक्रीटोमोटर न्यूरॉन। और आप देखो यहाँ पे सिक्रीटोमोटर न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर दिए और जो भी हमें एक्टिविटी चाहिए वो हो जाती है। So these neural circuits, they actually control the motor function, the local blood flow, the mucosal transport and secretions, and they modulate the immune and the endocrine function. तो अब ये देखिए मिनी ब्रेन हो गया ना, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहा, ये मोटिलिटी भी ला रहा है, ये ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स हैं और सिक्रीशंस हैं, इम्यून फंक्शंस हैं, एंडोक्राइन फंक्शंस हैं। तो यू नेम एनी फंक्शन एंड ईच एंड दैट फंक्शन इज़ बीइंग डिस्प्लेड बाय दिस न्यूरल सर्किट ऑफ द जीआईटी। तो ये अपने आप में इतना कंप्लीट है कि इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपना सारा रेगुलेशन खुद कर सकता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये मिनी ब्रेन है। बट ऑफ कोर्स दिस इज बीइंग मॉड्यूलेटेड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द म्यूकोसा एंड मसल. At least 5 different sensory receptors have been identified in the mucosa which respond to the mechanical, thermal, osmotic and chemical stimuli. We have already discussed this. Chemoreceptors are sensitive to acid, glucose and amino acids. और एक्चुअली हम इसे कहते हैं कि वो ल्यूमाइनल कंटेंट को टेस्ट करते रहते हैं। जैसे आप सूप बना रहे हैं तो आप एक स्पून लेके टेस्ट करते रहते हैं ना कि नमक ज़्यादा है या कम है, डू आई नीड टू ऐड बटर, डू आई नीड टू ऐड स्पाइसेस। तो इसी तरीके से ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, दे कीप ऑन टेस्टिंग द कंटेंट ऑफ द ल्यूमेन ऑफ जीआईटी। तो उससे इन्हें पता चलता रहता है कि अच्छा पीएच इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया, ये ऑस्मोलैलिटी क्या है, ये ग्लूकोज लेवल क्या है। तो दे कीप ऑन सेंसिंग द इंफॉर्मेशन. So collectively the enteric sensory neurons, they compile a comprehensive battery of information on gut contents and state of the GI wall. So sensory neurons or the afferent neurons detect the stimulus, hand over information to interneurons. Interneurons communicate to efferent and they bring the appropriate response. Interneurons, these are the sensory neurons activate interneurons. Interneurons relay signals that activate the efferent secretomotor neurons. Now the motor neurons or the secretomotor neurons, they act on the different effector cells. डिफरेंट इफेक्टर सेल्स कौन से हो गए? स्मूथ मसल हो गई तो मोटिलिटी आ गई, पेसमेकर सेल आए तो मोटिलिटी स्टार्ट हो गई, ब्लड वेसल आया तो इधर फ्लो इज इंक्रीज और डिक्रीज. देन द म्यूकोसल ग्लैंड्स may lead to the production of these digestive juices, and then the epithelials, and they also act on the intestinal cells which are involved in the immune responses and the endocrine and पैराक्राइन फंक्शंस. ये सेम रिपीटिशन है, वी विल नॉट
रीड इट। ये आपका फिजियोलॉजिकल बेसिस में आ सकता है कि वाई एंट्रिक नर्वस सिस्टम इज़ नोन एज द मिनी ब्रेन ऑफ द GIT. So the pathway is self-sustainable, capable of performing its own integrative functions and complex reflex pathway. So ENS is known as the little brain of gut. एक बार हम शॉर्ट में माइंट्रिक और मिजनस प्लेक्सस देख लेते हैं। जो माइंट्रिक प्लेक्सस है इसको हम ऑर्बैक्स प्लेक्सस भी कहते हैं एंड इज प्रेजेंट बिटवीन दी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। व्हेनेवर इट इज स्टिमुलेटेड it increases the tone of the gut, increases intensity of contraction, increases frequency and rate, and increases the velocity of conduction. Thus it is concerned with the control of peristaltic activity of GIT. जो Meissner's plexus है, it is also known as the submucosal or the inner plexus, present in the submucosal layer, controls functions within the inner wall ऑफ ईच माइन्यूट सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। छोटे छोटे सेगमेंट्स आपने देखा था ना, छोटे छोटे सेगमेंट्स में न्यूरल रिफ्लेक्स सर्किट्स हैं प्रेजेंट रहते हैं। तो दे कंट्रोल GI सिक्रीशंस एंड GI ब्लड फ्लो। सो द एंट्रिक नर्वस सिस्टम कैन एंड डज फंक्शन ऑटोनॉमसली। अब ये आ गया कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स हैं दे कनेक्ट द सेंट्रल एंड द एंट्रिक नर्वस सिस्टम। इसमें हम नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे, एक सेकेंड। एक्सट्रिंसिक ऑटोनॉमिक नर्व्स कंट्रोल द nerves, they exhibit their actions via the parasympathetic and sympathetic nerves. You can see in this diagram कि vagus nerve is supplying the major part of the GIT and the pelvic nerves are also supplying the distal part of the colon and anus. So the vagus nerves जो है they innervate esophagus, stomach, gallbladder, pancreas, small intestine and proximal part of colon, while the pelvic nerves innervate distal part of colon and anorectal region. वेगस नर्व का न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन पे एंड देन इट एग्जिबिट्स इट एक्शन विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन। फंक्शंस क्या होते हैं इनके? दे अफेक्ट द GI मोटिलिटी एंड टोन, GI सिक्रीशंस, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द GIT. Sympathetic nervous system releases epinephrine at their endings and they cause hyperpolarization of the smooth muscle membrane resulting in relaxation of the GI musculature. तो sympathetic जब होता है तो क्या क्या एक्शन करता है? Vasoconstriction, contraction of the sphincters, inhibits motility and the tone of the gut and decreased secretions from the stomach. इस वाले पार्ट से आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होती है तो क्या होता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर्स होते हैं, मोटिलिटी इनहिबिट होती है, टोन ऑफ द गट इनहिबिट होती है एंड द सिक्रीशंस आर डिक्रीज्ड। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? जब स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है? देन कम्स द एंडोक्राइन रेगुलेशन जो हम पढ़ चुके हैं, वी विल नॉट रिपीट इट. Then is the paracrine regulation, again we have already discussed in starting, will not repeat it. Again this is a box diagram which is laying the emphasis again on the relation between the enteric nervous system and the this autonomic nervous system. Some GI functions are highly dependent on extrinsic nervous system. Majority functions can take place in GIT with the help of enteric nervous system, but definitely the extrinsic nervous system is there to modulate the this mini brain of the GIT. With this we finish this part of the lecture, the regulatory mechanisms in GIT. इसमें जो एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है आपका फिजियोलॉजिकल बेसिस दैट वाई GIT या और द एंट्रिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन द GIT इज़ नोन एज द मिनी ब्रेन. तो उसमें आप वो छोटा वाला जो सेगमेंट बनाएंगे, ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे.
फिर आप इसमें ये वाला डायग्राम बताएंगे 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, हाउ डू दिस फंक्शन, और ये कितना इंडिपेंडेंट है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एंट्रिक नर्वस इसमें आप वो एक ये वाला जो है जिसमें हमने ये वाला आप बनाएंगे, तो 3 तो आप डायग्राम्स बनाएंगे, एक ये वाला बनाएंगे, एक वो ये वाला बनाएंगे और ये वाला, 3 आपके डायग्राम्स बनेंगे। फिर आप उसमें नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स बताएंगे, कैसे इसका इंडिपेंडेंट नेचर है एंड इट कैन वर्क विद अ कंप्लीट रिफ्लेक्स सर्किट। और जितना मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर आपको इसका स्पेसिफिक पार्ट्स बताए हैं वो सब आप लिखेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो एंडोक्राइन नेचर है इसका, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जीआईटी का, और पैराक्राइन है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जब हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन पढ़ेंगे स्टमक में, HCl का सिक्रीशन, तो वहाँ इन तीनों पार्ट्स का, न्यूरोक्राइन का, पैराक्राइन का और एंडोक्राइन का, तीनों का ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और HCl सिक्रीशन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ हम इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो ये आगे के आपके लेक्चर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे कैसे सिक्रीशंस और कैसे कैसे मोटिलिटी एग्जिबिट हो रही है जीआईटी में, तो उसका फंडामेंटल इस चैप्टर में बनता है। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि थ्योरी पार्ट में क्या आएगा, तो थ्योरी पार्ट में सिर्फ आपका फिजियोलॉजिकल बेसिस आएगा। आई होप दिस क्लियर्स द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।